एवरीवन, हाउ आर यू? पूरा डूइंग ग्रेट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 जियोग्राफी एनसीईआरटी जो है आपकी चैप्टर 1 इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसके पहले पेज में तो यही एक कन्वर्सेशन बताई है कई फ्रेंड्स के बीच में, और बस वो यही डिस्कस कर रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ जा कर आए और उनके इन्वायरमेंट, उनके आसपास उनको क्या क्या दिखा। ठीक है, यही कन्वर्सेशन में बताया गया है कि आसपास क्या हो रहा है। इस पेज में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये वाली लाइन, ये पूरा पैराग्राफ। इस चैप्टर में हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में कौन सी चीज़ें नेचुरल होती है, कौन सी ह्यूमन मेड होती है, लिथोस्फीयर बायोस्फीयर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इस ऊपर वाली कन्वर्सेशन में हमने क्या समझा कि जो प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। कोई भी, ठीक है, प्लेस, जगह, उसके लोग, उसकी चीज़ें, उसका नेचर, किसी ऑर्गेनिज्म के आसपास ये जो चीज़ें हैं वो सभी मिलके इन्वायरमेंट बनाती हैं। इन्वायरमेंट एक बेसिक लाइफ सपोर्ट, इन्वायरमेंट एक बेसिक लाइफ सपोर्ट है। ठीक है, मतलब कि ज़िंदगी चलाने के लिए हम इन्वायरमेंट में ही रहते हैं। ये हमको एयर देता है, हवा देता है सांस लेने के लिए, पानी देता है पीने के लिए, खाना देता है खाने के लिए, ज़मीन देता है रहने के लिए। ठीक है, बट इंसानों ने ये जो नेचुरली जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत मॉडिफाई किया है। कार्स एयर पल्यूट कर रही है, पानी घड़ों में कलेक्ट हो रहा है, फूड बर्तनों में हो रहे हैं सर्व, और ज़मीनों पे फैक्ट्रीज़ बन रही है। ह्यूमन ने गाड़ियाँ बनाई, चक्के बनाए, फैक्ट्रीज़ बनाई, मैन्युफैक्चरिंग कंटेनर्स बनाए। ये सभी जो चीज़ें हैं ये नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रही हैं। इन्वायरमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल ह्यूमन मेड फिनोमेना में है, मतलब कि कई चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी है जो कि नेचुरली उत्पन्न हुई हैं, जैसे कि ट्रीज़, रिवर्स, माउंटेन, रॉक्स, और कई चीज़ें जो इंसानों ने बनाई हैं जैसे बिल्डिंग, ब्रिजेस एक्सेट्रा। तो जब हम नेचुरल इन्वायरमेंट को बोलते हैं कि ये नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसके अंदर दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस। ठीक है, अब बायोटिक का मतलब होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब कि द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन नेचर, मतलब कि जो चीज़ें नेचर ने बनाई हैं जो ज़िंदा है, लिविंग है, जैसे कि पेड़ पौधे और जानवर। एबायोटिक वो होती हैं जो नेचर ने बनाई हैं बट वो नॉन लिविंग है, जैसे कि ज़मीन नॉन लिविंग है, पत्थर नॉन लिविंग है, पानी नॉन लिविंग है। ठीक है, ठीक है, तो while the natural environment refer to biotic and abiotic condition existing on earth, human environment reveals the activities, creation, interaction among the human beings। जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है वो बताता है कि जो इन्वायरमेंट जिसके अंदर ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हो रही है, ह्यूमन ने जो चीज़ें बनाई हैं वो है, तो वो सभी ह्यूमन इन्वायरमेंट होते हैं। अब ये जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड से आया है, इन्वायरनर। इन्वायरनर का मतलब होता है नेबरहुड। ठीक है, यानी कि आस पड़ोस, वो वाला आस पड़ोस नहीं, ठीक है, जो हमारे आसपास है, मतलब कि जो चीज़ें हमारे आसपास हैं, जैसे कि जो हमारे आसपास घर होंगे हम कहते हैं कि वो हमारे नेबर हैं, नहीं, नेबरहुड का मतलब जो चीज़ें हमारे आसपास है। नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे अब कि जो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स, ये सभी नेचुरल इन्वायरमेंट बनाती हैं। हमने पिछली क्लास में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम इनके बारे में और जानते हैं। जो लिथोस्फीयर होता है ये सॉलिड क्रस्ट, मतलब यानी कि एक हार्ड टॉप होता है अर्थ का,
जो कि पत्थरों से बना है, कई तत्वों मिनरलों से बना है, और वो कवर है एक बहुत पतली मिट्टी की लेयर से। ठीक है, ये एक इर्रेगुलर सरफेस है जिसके अंदर बहुत सारी लैंडफॉर्म है, जैसे माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, वैलीज एक्सेट्रा। अब इर्रेगुलर सरफेस यानी कि इर्रेगुलर सरफेस से हम क्या कर रहे हैं कि मतलब ये समीत नहीं है, एक जैसा नहीं है। कहीं पे ये लेवल थोड़ा ऊंचा हो जाता है, कहीं पे बहुत नीचा हो जाता है। ठीक है, कहीं पे ऊंचा होता है, नीचा होता है, ऊपर ऊंचा होता है। तो जो ऊंचे लैंडफॉर्म होते हैं, जो ऊंचा लिथोस्फीयर होता है, उसे हम कहा जाते हैं माउंटेन है। जो बहुत नीचा लिथोस्फीयर होता है, ठीक है, जिसके अंदर पानी भर जाता है, उसे हम रिवर कह देते हैं। और जो मैंने बताया था कि ऐसे ऊंचा नीचा ऊंचा, इसको हम वैली कह देते हैं। तो वैसे लैंडफॉर्म्स दो जगहों पे पाई जाती है मेनली, कॉन्टिनेंट और ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर, अब इस जियोग्राफी के बुक में आप एक नया टर्म सीखोगे, ओशन फ्लोर। ठीक है, आगे कुछ चैप्टर भी ओशन फ्लोर से ही रिलेटेड है। ओशन फ्लोर का मतलब होता है कि जो हम समुद्र देखते हैं, इतना विशाल का समुद्र, उसके ऊपर भी कुछ कुछ लैंड फॉर्म्स होती हैं, आइलैंड कह लो आप, है ना, वैसे। तो लिथोस्फीयर हमको ओशन फ्लोर पे भी मिलता है और ज़मीन पे, कॉन्टिनेंट पे भी मिलता है। लिथोस्फीयर वो डोमेन है जो हमें जंगल देता है, जहाँ पे ग्रासलैंड मतलब कि घास वाली ज़मीन होती है भैंस बकरी चलाने के लिए, जहाँ पे हमको ज़मीन मिलती है खेती बाड़ी करने के लिए, और ह्यूमन सेटलमेंट, इंसान को रहने के लिए ज़मीन मिलती है, वो लिथोस्फीयर होता है। ये मिनरल वेल्थ का भी सोर्स होता है। मिनरल वेल्थ मतलब डायमंड, हीरे, जवाहरात, एमरल्ड, गोल्ड, ये सभी मिनरल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। वो डोमेन जो पानी वाला डोमेन होता है, ठीक है, जो पानी पानी होता है, वो हाइड्रोस्फीयर होता है। हाइड्रोस्फीयर के अंदर बहुत सारी, मतलब ऐसे नहीं कि पानी है तो है, बस पानी है, पानी के कई सोर्स भी होते हैं, और उन सोर्स के आधार पर बहुत डिफरेंट टाइप की वाटर बॉडीज है। जैसे कई नदियाँ होती हैं, कई लेक्स, झीलें होती हैं, कई समुद्र होते हैं, है ना, तो वो सभी चीज़ें। तो इसी, और पानी, हाइड्रोस्फीयर भी एक बहुत एसेंशियल पार्ट है, ठीक है, हमारे उसका लिविंग के लिए। अभी एटमॉस्फेयर एक बहुत पतली लेयर होती है हवा की, जो अर्थ को सराउंड करती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि आपने वो सुना होगा कि कोई भी चीज़ है, वो चीज़ नीचे को क्यों गिरती है, ग्रेविटी के कारण। वही जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अर्थ की, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को उसके अराउंड बांधे रखती है। एटमॉस्फेयर हमें सूरज के द्वारा दी हुई कई सारी हार्मफुल रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। हार्मफुल रेज जैसे कि यूवी रेज ले लो आप, एक्सेट्रा। इसके अंदर कई गैसेस होती हैं, धूल मिट्टी भी होती है, और वाटर वेपर भी होते हैं, ठीक है। और जो एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज आता है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर बदलाव आता है, वो क्लाइमेट और वेदर, मौसम को अंजाम देता है, ठीक है। अब जो प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। अब बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर वो होता है जहाँ पे प्लांट और एनिमल किंगडम, जहाँ पे पेड़ पौधे और जानवर सभी खुशहाली रह रहे हो, वो एक बायोस्फीयर होता है। जैसे कि एक और कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये तीनों चीज़ें ही ज़रूरी है ना प्लांट और एनिमल के सेटलमेंट के लिए, इसलिए ये तीनों चीज़ें मिलकर बायोस्फीयर बनाती हैं। It is a narrow zone of earth where land, water and air interact with each other to support life. ये एक ऐसा जोन होता है अर्थ का जहाँ पे हवा, पानी और ज़मीन तीनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है ताकि वो लाइफ को सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट हम बताएंगे इकोसिस्टम के बारे में। एक एनसीसी कैंप जो रवि की क्लास ने अटेंड किया था,
उसके अंदर जैसी बोलती है बट ए हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड मी ऑफ माई होम इन केरला. You should come and see how the pours and pours and pours over the lushly fields. And Kokorobe Hira from Jaisalmer exclaims, "We got no rain. We see only kikkad and sand so far." ऐसे ऐसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये अभी सभी बच्चे बता रहे हैं कि हाँ हमारे वहाँ पे ऐसा मौसम होता है, हमारे वहाँ पे बारिश पड़ती है, हमारे वहाँ पे नहीं पड़ती, हमारे वहाँ पे ये होता है वो होता है. इन पूरी कन्वर्सेशन में रवि नाम का बच्चा बोलता है कि हर जगह एनिमल्स, वेजिटेशन और लोगों के रहने का ढंग संग अलग अलग क्यों होता है, क्या वे एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं. तो जितने भी प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो उसके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही डिपेंड होते हैं. मतलब जो उनके आसपास का इन्वायरमेंट होता है वो उसके रिलेटेड ही होते हैं. अब जैसे आप वो एरिया देखो जहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे आप देखोगे कि जो लोगों के घर है ना उसके ऊपर ऐसी स्लाइडिंग रूफ़ होगी ताकि बर्फ़ नीचे से गिर सके. तो ऐसे उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही लोग सेटल होते हैं. ठीक है. ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. कभी कभार ये एक दूसरे के ऊपर भी निर्भर होते हैं. मतलब this relation between the living organism as well as the relation between the organism and the surrounding form an ecosystem. यही जो रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसकी सराउंडिंग के बीच में, इसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं. इकोसिस्टम कहते हैं हम इसे. यहाँ पे देखो रिलेशन, दे कुड बी an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountain, river, ocean, lake, even a small pond. और ये जो इकोसिस्टम बनता है ना ये किसी का भी हो सकता है. घास के मैदानों का हो सकता है, जंगल का हो सकता है, पहाड़ का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है. इकोसिस्टम की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये क्या होती है, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इधर with physical and chemical factors of the environment in which they all live with transfer of human interaction. इकोसिस्टम कैसे होता है, एक सिस्टम होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके आसपास की चीज़ों के इंटरेक्शन से बनता है. ठीक है. इसके अंदर इनके फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स भी होते हैं इन्वायरमेंट के. ये एक दूसरे के ऊपर एनर्जी के लिए आधारित होते हैं. अब अगर यहाँ का इकोसिस्टम देखें, एक पॉन्ड का इकोसिस्टम, हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, कई पेड़ पौधे हैं. वो पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे एक झील बह रही है, ये कुछ यहाँ पे डक्स टाइप स्वान है, यहाँ पे और एनिमल्स घास चल रहे हैं. तो यहाँ पे सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं. तो ये इकोसिस्टम है. एक और चीज़, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है. ये आप नोट कर लेना, 5 जून को इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है. एक और है बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा ट्रेडिंग का मेथड होता है जिसके अंदर मनी नहीं यूज़ होती, पैसा नहीं यूज़ होता, बल्कि एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ दी जाती है, दोनों के एक्सचेंज किया जाता है. वो बार्टर सिस्टम होता है. Now we will study about human environment. अब human environment interact with the environment and modify it according to their need. अब जो human environment होता है वो कैसे बनता है, जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स का इंटरेक्शन होता है और वो ह्यूमन की ज़रूरतों के लिए वो अपने इन्वायरमेंट को बदलते हैं. जो अर्ली ह्यूमंस थे, पिछले ज़माने के ह्यूमंस थे, वो तो अपने आप को अपने जो नेचुरल सराउंडिंग थी उनके पास, उसके अकॉर्डिंग ही अडेप्ट करते थे. वो एक सिंपल सी लाइफ जीते थे जिसके अंदर उनकी पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती थी उनके जो आसपास नेचर है उससे. पर टाइम के साथ साथ उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती गई. ठीक है. ह्यूमन ने नए नए तरीके सीखे और उस तरीक़ों के साथ साथ उन्होंने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया. उन्होंने सीखा कैसे फसलें ग्रो करते हैं. फसलें ग्रो करने के लिए उन्होंने लैंड साफ़ किया. उन्होंने देखा कि जानवर कैसे पालते हैं, है ना. उन्होंने जानवरों की पलाई शुरू की और उसके कारण उन्होंने फॉरेस्ट से जो जानवर थे उनको अपने पास लाया और उनसे अपनी फुलफिल नीड्स करवाई और एक पूरी सेटल्ड लाइफ जीने लगे. फिर पहिया इन्वेंट हुआ, व्हील, और वो
ठीक है। और फिर फूड की भी कई वैरायटीज़ आने लगी। बार्टर सिस्टम जो हमने पढ़ा वो भी फिर निकला। जो ट्रेडिंग का साधन था वो भी शुरू हुआ और कमर्शियल डेवलपमेंट होने लगी। ठीक है, मतलब कि अभी हम एडवांस जा रहे हैं बहुत। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था मतलब कि जब हमारी कई जो फैक्ट्रीज़ बनने लगी, मशीनें आई, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर चीज़ों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि आवाजाही के साधन भी बहुत तेज़ हुए। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईज़ियर एंड स्पीडी। जो जानकारी थी एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ फैलने लगी, ठीक है, जिसने कम्युनिकेशन को ईज़ी बना दिया। अब अगर एक देश में कोई घटना घट रही है वो दूसरे देश में भी हमको पता चल जाएगी, ठीक है। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? आपने कभी सोचा है कि हमको बड़ा जो अच्छा सा तरबूज होता है वो हम गर्मियों में खाते हैं जूसी सा, और रोस्टेड पीनट्स हम सर्दियों में क्यों खाते हैं? एक परफेक्ट बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है नेचर और ह्यूमन के बीच में। इंसान को अपनी ज़िंदगी जीना सीखना चाहिए अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ऐसे था ये पूरा सिंपल सा चैप्टर। इसके अंदर हमने मेन पॉइंट पढ़े कि इन्वायरमेंट क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं। हमने इन्वायरमेंट वर्ड का ओरिजिन सीखा, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, और हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है। हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा। यही जो कुछ पॉइंट्स हैं इन्हीं में से आपका टेस्ट और एग्ज़ाम आएगा। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।